तो दोस्तों आज हो गया 12 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन करने वालों को गद्दार बताया है। फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो कभी चीन के राष्ट्रपति को यहां नहीं बुलाया। हमारे वजीर आज़म ने उसे गुजरात में बुलाया, उसे झूला पर बैठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसे खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि हमें यह कबूल नहीं है और जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अल्लाह करे कि उनकी इस जोर आजमाइश से हमारे लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल हो जाए। आज की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड के सभी ट्रेनों में केवल AC कोच लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की है। इन ट्रेनों में कोई स्लीपर कोच नहीं होंगे। मंत्रालय ने यह साफ किया है कि इस फैसले का फ़र्क केवल हाई स्पीड ट्रेनों पर होगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड वाले सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच पहले की तरह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रेलवे के प्रवक्ता ने कहा है कि जहां भी ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, वहां AC डिब्बे तकनीकी रूप से आवश्यक है। आपको बता दें कि इस समय अधिकतर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड दौड़ती है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों का रेंज 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से दौड़ने के लिए फिट है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महासंग्राम में इस बार छात्र नेताओं की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी है। JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं की टीम पटना पहुंच चुकी है। फिलहाल भाकपा माले के प्रत्याशियों के लिए छात्र नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बताया गया है कि JNU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार और वर्तमान अध्यक्ष IC घोष भी आएंगी। शुक्रवार को पटना पहुंचे JNU के पूर्व अध्यक्ष N साई बालाजी ने पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। बताया जा रहा है कि जल्द ही JNU छात्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष IC घोष, पूर्व अध्यक्ष गीता कुमारी, आशुतोष कुमार के साथ नौजवान सभा के महासचिव और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे नीरज कुमार भी पटना आएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए काफ़ी रस्साकसी चल रही है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टिकट को लेकर हमारे कार्यकर्ता बगावत नहीं करेंगे। दूसरी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को गुलाम बना के रखती हैं और नामजद करती हैं और MIM ने अपने कार्यकर्ता को, कारकुनों को, समर्थकों को इस बात की आज़ादी दी है कि पार्टी के अंदर में आप उम्मीदवार बन सकते हैं और हमारे लिए हर एक कारकुन हीरे मोती की मानिंद है। हर कोई जो वोट डाल सकता है, वोट लेने का हकदार भी बन सकता है, प्रत्याशी बन सकता है। अब इम्तिहान हमारे इन प्रत्याशियों के लिए है कि जहाँ 7, 8, 10, 12 उम्मीदवार बने हुए हैं, ये पार्टी के लिए समर्पित हैं, वसूलों के पाबंद हैं या निज स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, ये अनकरीब फैसला हो जाएगा। क्योंकि जो भी उम्मीदवार हमारा क्षेत्र में है वो शपथ पढ़ के गया है कि यदि मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं ईमानदारी से इलेक्शन लड़ूंगा और यदि मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो मैं बगावत नहीं करूंगा। अब इन उम्मीदवारों के अग्नि परीक्षा का मामला है कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। अगर ये पार्टी के लिए समर्पित हैं तो पार्टी का झंडा लेके खड़े रहेंगे, वर नहीं कि वो अगर निज स्वार्थ के लिए आए थे तो उनका इम्तिहान हो जाएगा, है ना। मस्जिद बनाई थी उसने नमाज के लिए, तो यकीनन एक इमाम नहीं बनेगा रहेगा तब भी नमाज पढ़ेगा। और अगर कोई ये कहा कि नहीं मैंने मस्जिद बनाई थी, मुझे इमाम नहीं बनाएगा, मस्जिद तोड़ डालेंगे, तो इसके माने वो नमाजी नहीं है। तो अब इम्तिहान की घड़ी आई है हमारे कारकुनों के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे जो कारकुन हैं वो बगावत नहीं करेंगे। पार्टी का जो उम्मीदवार बनाया जाएगा, पार्टी सर्वे का काम कर रही है और पार्टी जो फैसला लेगी उसका जो समर्थन करेगा, ऐसे ही उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार होंगे। मैं लोगों को एक बात कहता हूँ कि अक़लियत के लोगों, पिछड़े लोगों, दलित के लोगों, इस वक्त पूरे मुल्क में राष्ट्रता को समाप्त किया जा रहा है, संविधान के पड़क हो रहे हैं। इस वक्त जमहूरियत को बचाना हमारा और आपके लिए लाजमी है ताकि देश के सरहदों की तरह देश के संविधान की भी हिफाजत की जाए। मसला ये है कि देखो उन पार्टियों को जिनको फासिस्ट कहते हैं लोग, आप देखो कि पूरे भारत में खून की नदियाँ बहा दी, नफरत की सौदागरी की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारी चीज़ हमारी समाजी एकता के स्वरूप थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ डालो,
ताकि हम लोगों को एकत्रित कर सके। तो नफरत के इस रथ को अगर चलाया किसी ने तो उसका नाम लालकृष्ण आडवाणी है। लालकृष्ण आडवाणी जी भाजपा के उन 3 बुनियादी पिलर्स में से हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी, ये 3 प्रमुख नाम रहे। लेकिन आप देखेंगे कि 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो वो लालकृष्ण आडवाणी जो पिछले सरकारों में भाजपा के सरकार में गृह मंत्री भी रहा, नायब वजीर आजम भी रहा, जब वो बनाया गया यूपीए की सरकार में अपोजिशन का लीडर तो कुछ दिनों के बाद उनको हटा दिया गया और उनकी जगह बैठा दिया गया सुषमा स्वराज को। वक्त था कि लालकृष्ण आडवाणी उठते और एक नई भाजपा पार्टी बना लेते, लेकिन नहीं, उनका मिशन था तो उस मिशन के खातिर उसने अपने जज्बात की बलि दी। मस्जिद को तोड़ने वालों में नाम आता है उनका, लेकिन जब मंदिर का निर्माण हुआ तो पीछे भी जगह नहीं मिली उसको, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को नहीं छोड़ा। तो इसका माने ये है कि भाजपा गलत नीतियों पर राजनीति करती है, उसके बावजूद भी उनके लोगों का उनके मिशन पर विश्वास है। और अगर एमआईएम के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग अपने लिए अगर चाहते हैं भलाई तो उनको सबक लेना चाहिए कि बातिल जो गलत राजनीति करते हैं उनके दरमियान मतलब समर्पण का भाव है। आप तो अपनी बका की लड़ाई, अपने नस्लों की बका की लड़ाई, अपने इज्जत और ईमान की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपने एक दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं दिया तो जो जिल्लत आज हुई है इससे ज्यादा जिल्लत कल आपको। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि लड़ाई जमात के लिए लड़ो, फर्द के लिए मत लड़ो। आज की 5वीं बड़ी खबर। पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान का बड़ा बयान, हाथरस में मुस्लिम और पिछड़ों दलितों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। 2 मिनट का महत्वपूर्ण समय चाहता हूं, खास करके दलित समाज के, पिछड़े समाज के और मेरे मुसलमान भाइयों आपसे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घट रही है उसको लेकर के हाथरस मामले में सबसे पहले आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। पीड़िता दलित थी, आरोपी ठाकुर थे। शायद इसीलिए हमें प्रतीत होता है पुलिस वहां पर सच्चाई जानने के लिए जाने वाले पत्रकारों को रोक देती है, बैरिकेडिंग कर देती है, महिला पत्रकारों से बदतमीजी की जाती है। उसके बाद जो विपक्ष के नेता वहां परिवार से मिलना चाहते थे, जो जानकारी जुटाना चाहते थे कि पूरे घटनाक्रम क्या है जिसमें पीस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे, उनको वहां घुसने से रोक दिया जाता है। उसके बाद लगातार डीएम साहब और एसएसपी साहब लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुनिए आप, कि पहले सनातन धर्म की संस्कृति के खिलाफ जाकर रात को हमारी हाथरस की बहन का अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया। उस मां को, लाचार मां को, अपनी बेटी के अंतिम दर्शन यानी कि आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया, इसीलिए कि वो दलित थी, इसीलिए कि वो पिछड़ी जाति की थी। और उसके बाद कहा गया कि इसमें तो आईएसआई का हाथ है या पीएफआई का हाथ है या विदेश से फंड आया है। जो सवाल मैं कर रहा हूं ये सवाल पहुंचाइए इनके लोगों तक। और मैंने ये तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए भी सवाल उठाए हैं कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो पिछड़े, दलित और मुसलमानों की बच्चियों के साथ इज्जत रेजी होती है या दूसरे अपराध होते हैं, उनमें सरकार का रवैया बदल जाता है अगर आरोपी ब्राह्मण समाज का या बनिया समाज का यानी कि मोदी जी की जाति का होता है या फिर अपर कास्ट यानी कि योगी जी की जाति का होता है। यह गलत है। बेटियों की, भारत की हर बेटी, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय की, वो हमारी बेटी है, उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ढूंढा गया कि मुस्लिम एंगल लाइए, पीएफआई को लाया गया। हम कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर आपके सबूत पुख्ता हैं, हर मुद्दे पर उनको घुसा देते हो, 4 लोग को पकड़ लिए, तो इनका अटॉर्नी जनरल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सबूत देकर के बैन क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दाखिल करते? और जो मुसलमानों का मसीहा बनते हैं, जो बार बार पे कहते हैं मैं खून दे दूंगा, दिल्ली दंगे में भाग गए थे, आप समझ गए होंगे मैं किस भगोड़े की बात कर रहा हूं, गुमराह करके। उसके बाद जब पीएफआई के पहले कह रहे थे मैं दलित के बहन के लिए लड़ूंगा, हाथरस को की बहन को इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन जब वहां पर पीएफआई एंगल ला करके हमारी हाथरस की बहन के न्याय को दबाने का प्रयास किया गया, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया, हमने देखा है आपको पार्लियामेंट में रोते हुए। मुख्यमंत्री जी, आप क्या समझते हो कि झूठे मुकदमे लगाकर, एनएसए लगाकर किसी को डरा दोगे?
न्याय की विजयी होगी, सत्यमेव जयते, ऐसा हमारा विश्वास है। कि साथियों आओ उत्तर प्रदेश में अपनी जमात को, अपनी ताकत को मजबूत करो।